इंदौर का जिक्र किया है। इंदौर के भाई बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के कद्दावर नेता, अक्सर मुख्यमंत्री के रेस में जिनका नाम चलता है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद दिलीप जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको जनता सुन रही है, तीखे सवाल होंगे, जनता की तरफ से होंगे, दिलीप तिवारी के नहीं है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल है। सवाल ये है कि ये समीकरण जो साधने की कोशिश है, कोरोना एक तरफ है, लेकिन शिवराज और महाराज जो कल तक कहते थे माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज दोनों जुड़ के टीम 2020 बना ली है। देखिए, अगर आप सिंधिया जी को देखें तो उनके रगों में तो जनसंघ का ही खून है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मैंने माधवराव जी को जनसंघ की सभा करते हुए बागली में देखा था और मैं गया था, वहाँ में स्वयंसेवक था। तो कैसे सभा होती है और माधवराव जी को देखने के लिए सब, जब वो इंग्लैंड से पढ़कर लौटे थे और पहली सभा की थी, ये बात है 67-68 की शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, या 71 की भी हो सकती है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था कैलाश जी, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं भी बहुत छोटा था, मैं बाल स्वयंसेवक था उस वक्त। हमारे एक खटारा जीप में हम वहां तक गए थे, तो हमने माधवराव सिंधिया जी को देखा और उन्होंने भाषण क्या दिया था दिलीप भाई, पता है जी? मैंने तो ये कहा कि अब इस बार ग्वालियर राजघराने ने तय किया है कि हम सब दीपक छाप पेटी पर ही मोहर लगाएंगे। उस समय अलग अलग पेटी होती थी, दीपक की पेटी अलग होती थी, गाय बछड़े की पेटी अलग होती थी। तो उस वक्त मैंने देखा और सिर्फ 3 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, 2 मिनट का भी, और बोल के निकल गए। और उस सारे गांव के अंदर भारतीय जनसंघ जीती थी और कैलाश जोशी जी उस समय पहला चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो ये जलवा मैंने सिंधिया परिवार का देखा है, विजयाराजे सिंधिया का भी देखा। ठीक है, बीच में कांग्रेस में चले गए, वापस सिंधिया जी अपने घर लौट आए, इसलिए उनकी रगों में तो जनसंघ का ही खून है जी। कैलाश जी, आपने जलवा कहा, एक जलवा बड़ा अच्छा शब्द है। जब हम लोग पत्रकारिता में आए तो मध्य प्रदेश में कहते थे कि जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है, वो उत्तर प्रदेश से नारा चलता था। और आपका जलवा जो कायम है वो इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल तक जलवा चल रहा है आपका। लेकिन इस मंत्रिमंडल में ऐसा कहा जा रहा है ये इसका इसके कोटे से। मैं आपसे पूछूंगा, आप सीधा जवाब, मुझे उम्मीद नहीं कि आप दे पाएंगे क्योंकि पार्टी के बंधन से आप बंधे हैं। आपका सबसे प्रमुख सहयोगी कौन होगा इस मंत्रिमंडल में? कहा जा रहा है कमल पटेल आपकी वजह से वापसी कर पाए, नहीं तो उनका राजनीतिक करियर दांव पे लगा हुआ था। नहीं, मेरे को सभी से संबंध बहुत अच्छे हैं। आप अगर तुलसी सिलावट जी से ही पूछेंगे तो कहेंगे कि मेरे बहुत अच्छे संबंध, और आप गोविंद सिंह राजपूत से भी पूछेंगे तो मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं प्रभारी मंत्री रहा और गोविंद उस वक्त वहाँ पर राजनीति करते थे। तो संबंधों के मामले में दिलीप भाई, मेरी पूंजी है ये कि आप किसी से भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई कैलाश जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ये मेरी पूंजी है, और इसलिए मेरे संबंध शिवराज जी से, मेरे संबंध नरोत्तम जी से, मेरे संबंध मीना मेरी छोटी बहन जैसी है, कमल जी हैं, सबसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और इसलिए 5 ही मंत्री जो मंडल के सदस्य बने, मेरे तो काफी अच्छे संबंध है सभी से। लेकिन कैलाश जी, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय है। टीम है, ताकत है, यूथ है, सब कुछ है। युवा मोर्चा में आप सीनियर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, और हम तो कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं अनुभव, ये सब टीमें आपके सामने बनी है। लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल से जब आपको पार्टी आलाकमान ने कहा कि आप राष्ट्रीय महासचिव बनिए, और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी से पहले आपने हरियाणा में सत्ता में वापसी कराई, बीजेपी की सत्ता में वापसी क्या कराई, पहली बार सत्ता में आई, तो आपको जो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं मिला। आपके समर्थक ये कहते हैं कि ताई और भाई की लड़ाई में भाई सबसे भारी रहे। वो तो नाम की ताई थी, ताई बुजुर्ग थी, लेकिन सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ताई देश के सबसे बड़ी पंचायत की स्पीकर रही हैं। लेकिन जब जलवा की बात आती है तो भाई का जलवा कायम है, लेकिन मंत्रिमंडल में कहां आप पीछे रह जाते हैं, या शिवराज जी से पीछे क्यों छूट जाते बार बार? पार्टी समझ नहीं पा रही जलवा किसका कायम है? मुझे तो 2021 तक का एजेंडा बहुत साफ पार्टी ने दिया है, मैं तो वहां पर लगा हुआ हूँ। अभी आपकी शपथ चल रही थी, जब भी मैं बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था और टीवी भी मेरा चालू था और मैं उधर बंगाल लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि मेरी
3 दिन पहले से हमारे प्रोग्राम बन जाते हैं कि कब कब किन किन के साथ बैठना है। तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बात भी कर रहा था और साउंड को बंद करके और देख रहा था टीवी पे कि नरोत्तम जी ने शपथ ली, तुलसी जी ने शपथ ली, तो देख रहा था। हमारा चैनल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कैलाश जी? जी, हमारा चैनल देख रहे हैं कि नहीं? आप जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नीचे हैं, आपकी गर्दन नीचे हैं और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपके चैनल देख रहा हूँ। जी जी जी। तो क्योंकि देखिए कैलाश जी, आप योद्धा हैं, आप राजनीतिक योद्धा हैं और मैं अपनी टीम का लीडर हूं, कैप्टन हूं। तो ये टीम अगर मैदान में है कोरोना के संकट के दौर में, तो मुझे भी मैदान में रहना होगा, क्योंकि टीम का मोराल बढ़ाने के लिए कैप्टन अगर खेलेगा नहीं तो दिक्कत होती है। तो मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपकी टीम को जो कैप्टन है, आपके इंदौर को संभाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना से हॉटबेड बना हुआ, सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है तो इंदौर में। इंदौर अगर नहीं समझता तो बहुत खतरनाक बन जाता, पर मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए कि बहुत कम समय में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ने, नगर निगम की टीम ने पूरे इंदौर को एकदम संभाल लिया। नहीं तो स्थिति बहुत खराब थी, ये बात बिल्कुल सही है। शुरू के दिनों में आपने भी देखा होगा कि मैं स्वयं सारी मुस्लिम बस्तियों में गया और उनको समझाया, उनके साथ बैठकर मुस्लिम नेताओं से बात की, धार्मिक नेताओं से बात की, राजनीतिक नेताओं से बात की। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जो एक अराजक स्थिति बनी थी वो बहुत समाप्त हो गई और पूरा शहर अब कोरोना से संघर्ष करने के लिए एकजुट होकर लड़ रहा है। जनता भी लड़ रही है, प्रशासन भी के अधिकारी भी काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े खतरे से इंदौर बचा है। तो इतना ही मैं इशारे में आपको समझा सकता हूँ। कैलाश जी, लेकिन एक बात जनता जो परेशान है उस बात को लेकर है कि जब कोरोना की आहट थी तब विधानसभा चल रही थी, जब कोरोना की आहट थी तो जो खरीदने और बेचने का खेल चल रहा था, बेंगलोर से लेकर कहाँ तक, राजस्थान तक, फिर विदिशा आ गए। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी चिंता, आपकी पार्टी की चिंता, जिसको कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, चाल, चरित्र और चेहरा, कुशाभाऊ ठाकरे हों या फिर बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने इस पार्टी को बनाया। आज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, जो आज मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये चाल, चरित्र, चेहरा और पार्टी विद द डिफरेंस वाली जो पार्टी थी, वो क्या गंगा बन गई है राजनीति की, जो कोई भी आके डुबकी लगाएगा और वो पाक साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा? देखिए दिलीप जी, अगर इस देश के इतिहास में आप अगर राजनीति के परिदृश्य को देखेंगे तो 75 के पहले की राजनीति और 75 के बाद की राजनीति में बहुत अंतर आया है। आपातकाल के बाद आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो मुझे बयान याद आ रहा है कि हमने अपने डंडे झंडे छोड़कर हम इस देश के लिए एक छतरी के नीचे खड़े हो गए, हमने अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दी। आज देश को बचाना है, इसलिए हम सब लोग एक साथ खड़े हो गए। और उस समय कांग्रेस से असंतुष्ट सोशलिस्ट और सबने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी और उसके बाद से एक नए युग की शुरुआत हुई है राजनीति के अंदर। तो अब हो गई है सहमति की राजनीति, समझौते की राजनीति और कहीं ना कहीं एक दूसरे दलों के आपस में गठबंधन की राजनीति। तो इस राजनीति ने परिदृश्य को बदला है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं तो वो तो हमारा मुद्दा है। हमने कभी भी धारा 370 हटेगी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहा। हमने राम मंदिर बनेगा ये कहा और मौका आया तो दोनों काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के गृह मंत्री ने करके दिखाया। इसलिए हमने हमारी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किया, पर राजनीतिक परिस्थितियों से समझौता किया है। और राजनीतिक परिस्थितियों से समझौता करने के बाद आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते हुए हमने राजनीति की है। इसलिए पार्टी विद डिफरेंस वो हमारे लिए लागू होती है, अन्य दलों के लिए लागू होती है, इसलिए होती है वो दल वाले बताएंगे, पर हमारे लिए लागू होती है क्योंकि हमने हमारी कभी भी हमारी विचारधारा से समझौता नहीं किया। और इसलिए पार्टी विद डिफरेंस में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहेगी, क्योंकि हम जो कहते हैं जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से हमने जो नारे दिए थे उस नारे पर हमने अमल करने का काम किया। कैलाश जी, ये सवाल मन में बार बार जनता के आता है कि क्या कांग्रेसियों का भगवाकरण हो रहा है या बीजेपी जो है वो कांग्रेस की टिट फॉर टैट, यानी किसी भी तरीके से सत्ता में आपको आना है तो अब आप लोगों ने नया एक समीकरण बना लिया, नया खेल शुरू कर दिया, इस्तीफा दिलवाइए, उपचुनाव करवाइए, सत्ता में जो बैठी पार्टी उसको अल्पमत में लाइए
और उसके बाद फिर सरकार बना के सत्ता में आ जाइए और दोबारा विधानसभा के उपचुनाव हो, वहां पर साम दाम दंड भेद चुनाव जीते जाएं? देखिए, राजनीति को कहा ही जाता है हमेशा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा कहते हैं कि एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वॉर, युद्ध और प्यार में सब चीज जायज है। तो राजनीति एक तरीके से युद्ध ही है और उसमें